हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने 23rd क्वेश्चन कंप्लीट किया था। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 24 से 31 तक डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन हमें करने, और डेफिनेट इंटीग्रल्स देखा जाए तो बेसिकली अगर विदाउट प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है तब तो वो इनडेफिनेट की तरह है। जैसे अगर मुझे कोई बोले x का इंटीग्रेशन कर दो 0 से 1 है, तब तो मैं x का अगर आपको इंटीग्रेशन पता है x² 2, तो डेफिनेट में क्या होता है, पहले अपर लिमिट रख दो फिर लोअर लिमिट रख दो, समझ रहे हो, और सॉल्व कर दो। तो ये था डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो बस वही सब है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। 24 जो है उसमें क्या दे रखा है। 24 में है π/2। अच्छा, थोड़ा साइड बाई साइड हम ये भी क्लियर करते चले जाएंगे, क्या कोई प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही है सॉल्व करते टाइम। अब देखो π/2 से पाई की, तो देखो मैंने कोई प्रॉपर्टी आपको बताई नहीं है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी से तो नहीं करना है, डायरेक्ट ही हो रहा होगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये है 1 - sin x अपॉन 1 - cos x dx। अब तो इस क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखो तो कुछ जाना पहचाना लगता है, एक फॉर्मूला e⁻x वाला। क्या होता है वो फॉर्मूला, तो पहले तो हम इनडेफिनिट समझ के इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब इसमें लिमिट मत लगाओ कि भैया हम लिमिट, पहले एक इनडेफिनिट क्वेश्चन समझ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, तो अगर आपको याद हो एक फॉर्मूला था e⁻x ब्रैकेट में fx प्लस f'(x) dx। तो इसका आंसर क्या होता था, e⁻x इंटू fx। तो पहले तो हमें ये कोशिश करनी है कि कहीं ऐसा फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है कि e⁻x के साथ मल्टीप्लाई में फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये वाला लॉजिक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आपका आ जाएगा e⁻x इंटीग्रेशन में। अब ये कितना आएगा, देखो सेपरेट डिवाइड कर लो, यानी कि 1/1 - cos x, और यहाँ पे sin x अपॉन 1 - cos x। अब देखते हैं क्या होगा। 1 - cos, अगर देखा जाए तो अगर आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज की है तो काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं कि 1 - cos को हम लिखते हैं 2 sin² एंगल हाफ। और आता कहाँ से, बेसिकली cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² थीटा, वहीं से आता है। तो अगर मैं बोलूँ इसमें मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो देखो मैं समझा देता हूँ। देखो 1 - cos x है ना, तो 1 - cos x, cos 2x तुम्हारा ये है, तो cos x क्या होगा 1 - 2 sin²। यहाँ पे 2x है तो यहाँ x है, यहाँ पे x है तो क्या होगा x/2। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये आ जाएगा। तो याद भी रखो कि 1 - cos जो है वो 2 sin² एंगल हाफ होता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अब चलो इसको अप्लाई करते हैं। तो e⁻x ये हो गया 1/2 sin² x/2 माइनस, यहाँ sin 2 थीटा का फॉर्म लगा दो, 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये आ जाएगा 2 sin x/2, यहाँ पे भी एंगल हाफ होगा cos x/2 अपॉन, और ये तुम्हारा 2 sin² x/2। तो देखो कितना आएगा e⁻x, ये sin² ऊपर पहुंच जाएगा तो यानी 1/2 cos² x/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, sin से sin कट गया, cos अपॉन sin cot x/2 आ जाएगा। अब हमें पता है कि cot का डिफरेंशिएशन -cos² होता है, यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस। तो एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी माइनस बाहर कर दो, ये बन गया e⁻x ब्रैकेट। अब माइनस कॉमन लिया तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो गया, इसको पहले लिख दो, और प्लस वाला टर्म माइनस में आ जाएगा 1/2 cos² x/2। अब आप मुझे बताओ, क्या cot x/2 का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर cot x/2 का जो डिफरेंशिएशन है वो तो -cos² x/2 आएगा, और x/2 में चेन रूल लगेगा तो 1/2 और आएगा। तो क्या ये सेम लिखा हुआ है, यानी fx और ये इसका डिफरेंशिएशन, यानी ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। अगर मैं प्लस बाहर कर लूँ और अंदर माइनस कर दूँ तो बन गया ना, ये fx और ये इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर क्या है, माइनस तो बाहर रहने दो, e⁻x इंटू fx यानी cot x/2, यही तो है। तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अब हमें तो करना है डेफिनेट, π/2 से पाई,
तो बस लिमिट लगा दो, यानी π/2 और यहाँ पे पाई। यानी पहले आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो इनडेफिनेट समझ के, लास्ट स्टेप में बस लिमिट लगा दिया करो। तो बस अब पुट कर दो, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। तो e की पावर पाई कॉट, यहाँ पे पाई रखोगे तो π/2 आ जाएगा, बीच में माइनस, फिर π/2 रखेंगे कॉट, यहाँ पे जब π/2 रखोगे तो नीचे भी 2 है, तो π/2 में 2 नीचे जाएगा तो π/4 आ जाएगा। अब देखो कॉट 90, π/2 क्या होता है 90, और कॉट 90 क्या होता है 0, तो ये 0 हो गया, माइनस e की पावर π/2, और कॉट π/4 1 होता है, कॉट 45 कितना होता है 1, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया e की पावर π/2। तो इसका आंसर कौन सा क्वेश्चन है 24 ना, तो 24 का आंसर आ गया e की पावर π/2। समझ में आया? तो ये सॉल्व हो गया 24। क्लियर? नोट कर लो इसको, नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 25। अब देखो यहाँ पे सोचो कि प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, तो यहाँ पे भी आपको आंसर मिलेगा नो, क्योंकि देखो जो लिमिट है वो π/4 है। अगर आपको लग रहा है कि पहली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो पहली प्रॉपर्टी तब ज़्यादा लगाते हैं जब पाई होता है या π/2 होता है। क्यों? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो वहाँ पे कुछ फ़ायदा होता है। अब π/4 में अगर आप लगाओगे, सोचो अगर साइन में अगर आपने π/4 माइनस एक्स कर दिया, तो ये कुछ तो होगा नहीं, यहाँ पे तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ऐसे इसमें कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो प्रॉपर्टी से तो नहीं करना है, डायरेक्ट ही सॉल्व करना है एक इनडेफिनिट का क्वेश्चन समझ के। और इन क्वेश्चन में लिखा भी नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन प्रॉपर्टी से होना होगा तो वो प्रॉपर्टी से ही होगा, कोई क्वेश्चन, तो वो चीज़ तो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे तो जरूरत नहीं है। तो हमें फिलहाल सॉल्व करना है साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx, और लिमिट है 0 से π/4। वो बात अलग है, हम लोग एक इंडेफिनिट क्वेश्चन समझ के सॉल्व करेंगे, लिमिट तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब कैसे स्टार्ट करें, इसके दो तरीके हैं करने के। एक तरीका मैं पहले बताता हूँ, वो ये है कि अगर हम इसमें, ये थोड़ा सा लेंथी है मैं लेकिन बता देता हूँ, आप उससे भी ट्राई कर लेना, ठीक है। कि अगर ये कॉस की पावर 4x है ना, अगर इस साइन की पावर 4x को अगर मैं लिख दूँ साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दूँ, मतलब साइन की पावर 4x को साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख लूँ, और साइन स्क्वायर x को t मान लूँ। क्या मान लूँ? कि साइन स्क्वायर x को हमने t मान लिया, और जब हम किसी को t मानते हैं तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और ये dx आएगा इधर, इधर dt, क्योंकि जो dt/dx होगा ना, dx इधर पहुंच जाएगा। तो देखो साइन एक्स कॉस एक्स dx, ये ऊपर वाला पार्ट dt आ जाएगा अपॉन ये तुम्हारा t² आ जाएगा। अब कहोगे सर कॉस की पावर 4 को क्या लिखोगे, तो देखो कॉस की पावर 4 को लिख देना कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट स्टेप में कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, समझ रहे हो, और फिर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख देना। तो ये इस वाले मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा। जितने लोगों को समझ में आता होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड वो कर लेंगे इस वाले मेथड से, लेकिन फिलहाल हम इस मेथड से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक और इसका सिंपल मेथड है, हम उसको देख लेते हैं। क्या करो, पूरे इसमें टर्म में डिवाइड कर दो कॉस की पावर 4 से, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यानी कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर दो। तो कॉस की पावर 4x, इधर भी कॉस की पावर 4x से डिवाइड, ये साइन की पावर 4x, यहाँ भी कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर लो, और ये dx, ठीक है, 0 से π/4। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, मैं अलग से कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। साइन एक्स है, कॉस एक्स है, और कॉस की पावर 4 है, तो एक कॉस तो साइन को हम दे देंगे, एक कॉस ये हो गया, और एक कॉस स्क्वायर ये, फाइनली ये कॉस की पावर 4 है। मैंने क्या करा, ये जो कॉस की पावर 4 है ना, मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, जिससे मैं सीधा रिजल्ट लिख पाऊँ। तो साइन अपॉन कॉस क्या बन गया 10, ये तो कट जाएगा, और ये बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर, यानी फाइनली ये आया अपॉन, ये कट गया 1, साइन अपॉन कॉस 10 की पावर 4x आएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? अब हमारे पास जो फॉर्मूले भी हैं वो नीचे अगर कुछ है
तो स्क्वायर में होना चाहिए 1/a² प्लस x², 1/x² प्लस a²। तो इसका मतलब पावर 4 का कोई रोल यहाँ पे नहीं है। तो कैसे करेंगे? तो भाई पावर 4 को आप ब्रेक करो, तो 0 से π/4 10x इंटू sec² अपॉन 1 प्लस, इसको लिख लो tan² x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, क्या लिख लिया? tan² x का होल स्क्वायर। अब इसमें tan² x को t मान लो, मतलब क्या मान लो कि जो tan² x है, tan² x जो है वो कितना है? t है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो tan² x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 tan x, और फिर tan x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? sec² x इक्वल टू dt/dx। अब dx को इधर कर दो, तो tan x sec² x dx इक्वल टू कितना? dt/2। चलो पुट करते हैं, तो sec² x tan x dx ये पूरा क्या है? dt/2। तो ये बचा 1/1 प्लस, ये तुमने t लिया है तो ये t²। अब अगर तुम इसमें t के टर्म में सॉल्व, अच्छा चलो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं पहले। 2 बाहर आया, और 1/1 प्लस t² क्या होता है? tan इनवर्स t होता है। अब लिमिट लगानी है, तो अगर आपने t में कन्वर्ट कर लिया है तो लिमिट को भी t में कन्वर्ट कर लो। क्या करो? लिमिट को भी t में कन्वर्ट कर लो। तो देखो कैसे करते हैं कन्वर्ट, यहां से ये जो लिमिट है 0 और π/4 वो है x के लिए, क्योंकि यहां dx लिखा था। तो अगर x के लिए 0 पुट करी जाए यहाँ पे, तो tan 0 कितना होता है? 0। तो t वाले में लोअर लिमिट तो 0 रहेगी। π/4 यहाँ पे π/4 रखोगे तो tan π/4 1 होता है, स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, नहीं अपर लिमिट 1 है, तो यहाँ पे लिमिट आएगी 1 और 0। ठीक है, अब सॉल्व कर दो, तो 1/2 पहले अपर लिमिट रखा tan इनवर्स 1 माइनस फिर लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, तो 1/2 tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4, और tan इनवर्स 0 0 होता है, तो फाइनली कितना आ जाएगा? π/8। यही आ रहा होगा, यही आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो, समझ में आ गया होगा। तो यानी कभी अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो लिमिट भी चेंज कर देना, अदरवाइज एक इंडेफिनिट क्वेश्चन समझ के उसको सॉल्व कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे जो 26 है ना, वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, और ये थोड़ा समझ में भी नहीं आता स्टार्ट इसको कहाँ से किया जाए, मतलब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है 26। अगर आप देखोगे तो 26 आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब स्टार्ट हम कहाँ से करें। ठीक है, आगे तो सोचो, तब तक मैं इसको स्क्रीन पे ले लूँ। चलो देखो 26 में हमें इंटीग्रेशन करना है, जीरो से π/2 cos² x अपॉन cos² x प्लस 4 sin²। अच्छा, इसमें आपको डाउट आ सकता है कि सर क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि π/2 इस बार है? तो चलो सोच लेते हैं माइंड में। अगर मैंने प्रॉपर्टी लगाई, चलो मैं आपको बताता हूँ करके कि कैसे, क्यों नहीं लगेगी। देना, अगर आपने प्रॉपर्टी लगाई फर्स्ट वाली, यानी कि x को रिप्लेस करा a माइनस x से, तो क्या आएगा? cos² π/2 माइनस x अपॉन cos² π/2 माइनस x। करके मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है ओरली बताओ ना समझ में नहीं आती बात, तो मैं करके बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज में नहीं लग पाएगी। देना, ये आएगा, ये टर्म लिख लिया, cos 90 - थीटा sin थीटा, ठीक है कोई बात नहीं, cos 90 - थीटा sin थीटा, ठीक है कोई बात नहीं, प्लस 4 sin 90 - थीटा cos थीटा। क्या इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है? क्योंकि आपको अगर याद हो, आपने 10th जो एक्सरसाइज की है जिसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं a माइनस एक्स वाली, तो हम जब प्रॉपर्टी लगा देते हैं लेकिन डिनोमिनेटर पार्ट सेम रहता है, तो ऐड करने में आसान रहता है। आप बताओ क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट सेम है? नहीं है ना, यहाँ साइन स्क्वायर है तो यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ 4 के साथ साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर, इसका मतलब एलसीएम तो मिलेगा नहीं, तो और टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो माइंड में आ रहा था प्रॉपर्टी वाला लॉजिक, तो वो तो नहीं लगना है। ठीक है, और क्या माइंड में आएगा? देखो सोचते हैं, क्योंकि आपके जो माइंड में आएगा वो क्लियरिटी अगर हो जाए कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकती, तभी तो आप कुछ नया सोच पाओगे। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा कि कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, अच्छा चलो कर दिया, यहाँ डिवाइड करोगे तो 1, यहाँ करोगे तो 1, यहाँ आएगा tan² x। अब प्रॉब्लम ये है कि अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? अगर tan x को t मानोगे तो ऊपर sec² x नहीं है, तो ये वाला लॉजिक भी फेल हो गया। अब और कुछ बचता नहीं है। ठीक है, दोनों ही मेथड चीज़ें, एक तो आपके माइंड में ये आया होगा कि प्रॉपर्टी लगा दो तो वो नहीं लग रहा है,
दूसरा किसी को लग रहा है कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो वो भी इससे कुछ नहीं हो रहा है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इस चीज़ को ना थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अलग से, यानी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे करें, तो ये भी कॉस स्क्वायर एक्स है, ये भी कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको भी कॉस स्क्वायर बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो भाई इसके लिए हमने क्या किया, क्या हम इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब तो ये कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। तो फाइनली कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ये आ जाएगा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 4, यही तो आएगा। ये आ गया कुछ। इसमें क्या सिंप्लीफाई किया जाए, इसमें हमें सिंप्लीफाई ये करना होगा, डिवाइड करना होता है इस वाले क्वेश्चन में। तो डिवाइड करना है आपको माइनस 3 कॉस स्क्वायर प्लस 4 से कॉस स्क्वायर एक्स को। चलो करते हैं डिवाइड। तो माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, अगर आपको थोड़ा कॉस स्क्वायर से कुछ कन्फ्यूजन अगर हो रही है तो थोड़ी देर के लिए लेट कर लो कि भैया कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो कितना है, टी है। तो ये कितना बन जाएगा, टी अपॉन माइनस का 3t प्लस 4, यही तो बन जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई कॉस को स्क्वायर ज़्यादा डिवाइड करने में कन्फ्यूजन होगी, हम तो इस टाइप के अलजेब्रा वाले क्वेश्चन डिवाइड कर लेते हैं। तो चलो अब कर लो डिवाइड। तो माइनस 3t प्लस 4 से डिवाइड करा किसको, t को, तो क्या आएगा, t अपॉन माइनस 3t, बचपन में करते थे ना, t कट गया, यानी माइनस 1/3 लेना है यहाँ। तो माइनस 1/3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो t आएगा, और जब इसमें होगा तो माइनस का 4/3 आएगा, यही तो आएगा। चेक करो, अब सब्सट्रैक्ट कर दोगे, साइन चेंज, कट गया, ये 4/3। अब इस चीज को हम क्या लिखते हैं पता है, ये पहले भी यूज हुआ है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने पुराना लेक्चर देखा है जो जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन था, उसमें भी हमें 1-2 क्वेश्चन में डिवाइड करना पड़ा था। तो लॉजिक क्या होता है, जब आप डिवाइड करते हो तो जो कोएफिशिएंट वाला पार्ट होता है वो अलग हो जाता है, यानी माइनस 1/3 अलग हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर यानी 4/3 अपॉन डिवाइजर यानी कि माइनस का 3t प्लस 4, ये होता है। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज अच्छे से याद हो, ऐसा होता है। चेक कर लो इस चीज़ को, क्या किया हमने, पहले तो थोड़ा टफ लग रहा था तो हमने कॉस स्क्वायर एक्स को थोड़ी देर के लिए t मान लिया, और हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट अलग करा, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये लॉजिक जो है वो हमने लगाया। अब t को वापस पुट कर दो, कितना था t हमारा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो फाइनली हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, और जो कि आया है माइनस का 1/3 प्लस ये तुम्हारा 4/3 अपॉन, यहाँ पे t को वापस कॉस स्क्वायर रख दो, यानी कि माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म था ये, इसकी जगह अब हम सीधा ये लिखने वाले हैं। आप कहोगे सर इससे फ़ायदा होगा, हाँ हो जाएगा फ़ायदा, अभी बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा इसको इतना नोट कर लो पहले, इतना कॉन्सेप्ट, वीडियो को पॉज करके कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करो इसकी। ठीक है, तो इसको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करो। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। तो अभी हमें जो इंटीग्रेट करना था 0 से π/2, 0 से π/2, इस टर्म को यानी इस चीज को हमने क्या लिख लिया, ये चीज, यानी कि माइनस का 1/3 प्लस 4/3 अपॉन माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4, ये लिख लिया है। इतना पहले नोट कर लो, अच्छे से समझ लो इस चीज को, और मैं फिर इसको ऊपर करूंगा। फिर हम इस पार्ट पे फोकस करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि हम तो पहले इसको एक इनडेफिनिट क्वेश्चन की तरह समझेंगे। ठीक है, हो गया नोट। चलो इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। अब आपको देखो प्लस का साइन दिख रहा है, ठीक है, तो हम इसमें एक तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, यानी 0 से π/2 और माइनस का 1/3 का होगा, और एक हमारे देखो ये भी माइनस ही हो जाएगा वैसे। चलो पहले अंदर ही थोड़ा सॉल्व कर लें क्या कुछ, 1 मिनट। 0 से π/2 माइनस का 1/3, ये जो प्लस का 4/3 है ये तो ऐसे बाहर लिख सकते हो इस तरीके से, और ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये कुछ नहीं तो इंटू 1 तो है ही ना,
माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 4, जैसे थोड़ा इजी दिखने लगे आपको। अच्छा अभी गलती करने वाला था मैं, माइनस इधर लेने वाला था, जबकि ये डिवाइड में है, ये उधर जाएगा भी नहीं। ठीक है, सही रहा, नहीं लिया था। ठीक है, अब चलो अलग अलग करते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि इसका अलग 0 से π/2 प्लस ये 4/3 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, और 0 से π/2 1 अपॉन माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 4 dx। अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी। चलो इतना देखो, समझ में आया इतना तक? ठीक है, अब प्रॉब्लम आएगी कि यार ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, -1/3 बाहर आ गया, 0 से π/2 तो 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये तो हो जाएगा। इसका कैसे करा जाए, है कि नहीं? इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें याद रखो, अगर अकेला कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म है, चाहे 3 मल्टीप्लाई में हो, चाहे कुछ हो ना हो, चाहे 1 लिखा हो, ऐसे में आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मैंने इसमें डिवाइड करा, -3 कॉस स्क्वायर पहले से था, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूँ, और 4 में भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूँ। मतलब ये रूल याद रखो, मतलब अगर इस टाइप का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। ये रूल आप अपने माइंड में सेट कर लो। ठीक है, अब देखो इससे क्या रिजल्ट आने वाला है, करते जाओ सॉल्व मेरे साथ साथ। तो -1/3, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, प्लस 4/3, 0 से π/2, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन कॉस स्क्वायर कटा तो माइनस का 3 आया, 4, और ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। अब आगे क्या होगा? फिर कहोगे सर अब तो नहीं हो रहा है। अब इस सेक स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और जैसे ही tan x आएगा फिर tan x को t ले लेंगे और सेक स्क्वायर ऊपर वाला हटा देंगे। तो ये आया माइनस का 1/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप मेरे साथ नोट करते जाओ इसको, नहीं तो फिर छूट जाएगा आपका। मतलब वीडियो पॉज करो, नोट करो फिर इस तरीके से। ठीक है, तो 0 से π/2, अब ऊपर तो सेक स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे आपका माइनस का 3 प्लस 4, और सेक स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए। और देखो तो ये तो आ गया माइनस का π/6, ठीक है, प्लस 4/3, 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन ये प्लस का 4 tan स्क्वायर एक्स आएगा, और ये जो प्लस का 4 है माइनस का 3, यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा ना। ध्यान से देखो, अब क्या किया जाए, किसको टी लिया जाए? इसको अगर मैं 2 tan x का होल स्क्वायर ले लूँ और 2 tan x को टी मान लेता हूँ ना, फिर ये हट जाएगा। तो माइनस का π/6 प्लस 4/3, 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस, इसको लिख लिया मैंने 2 tan x का होल स्क्वायर। अब 2 tan x को अगर t लिया तो देखो क्या आएगा, नोट करते जाओ, इतना साथ साथ समझते जाओ, नोट करते जाओ, वीडियो को पॉज कर करके। तो 2 tan x का डिफरेंशिएशन होता है 2 सेक स्क्वायर एक्स dt/dx, तो dx को इधर भेज दिया तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा? dt/2, यही तो बनेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स dx को रिप्लेस कर देंगे हम dt/2 से, तो कितना आ जाएगा? देखो माइनस का π/6 प्लस ये 4/3, ये रिप्लेस हो गया dt/2 से, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 प्लस ये t है तो t स्क्वायर, ऐसे ही तो आएगा। अब लिमिट भी चेंज कर लो, जब आप 0 पुट करोगे इधर देखो इस वाले रिलेशन से लिमिट चेंज होगी ना, ये x का था ये t आ गया ना, इसलिए x को 0 रखा तो 2 × 0, tan 0 कितना होता है? 0 होता है ना, तो 0 ही आएगा। π/2 रखा तो tan 90 इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइन होता है, तो यहाँ पे आएगा इनफाइनाइट, यानी π/, मतलब 90 इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइन। ठीक है, इतना आ गया। चलो तो अब कितना आएगा? तो यहाँ पे कैलकुलेशन तो है, नो डाउट, मतलब तगड़ी कैलकुलेशन चल रही है। माइनस π/6 प्लस 4/3, ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, यानी 1/2 बाहर आ गया, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स t
अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा लो, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, माइनस का π/6, ये 2 टाइम्स कट के 2/3 आ जाएगा। अपर लिमिट रखो, फिर माइनस लोअर लिमिट रखो, तो माइनस का π/6 प्लस 2/3। tan इनवर्स इनफाइनाइट होता है π/2, क्योंकि 90 पे इनफाइनाइट आता है, ये 0 हो गया। तो फाइनली यही आंसर हो गया। अब देख लेते हैं आंसर सही आया कि नहीं। हमारा 2 से 2 कटा, तो माइनस का π/6 प्लस का π/3, तो 6 एलसीएम मिला, तो 2π यानी π/6 आया सिर्फ हमारा आंसर। अरे क्या बात है, 26 का π/6 करेक्ट आया आंसर। खुशी होती है जब इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एक बार में ही सही आ जाए, क्रॉस चेक ना करना पड़े कहाँ गलती कर दी, ठीक है। कैसा लगा, मज़ा आया इस क्वेश्चन में, बताना अपना फीडबैक। तो नोट कर लो, मैंने आपको टाइम दिया था सफिशिएंट नोट करने के लिए, आप नोट करो, फिर से देखो जहाँ से छूट गया है, और कैलकुलेशन खुद से करना। एक बात ध्यान रखना, अगर जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन, देखो ये टॉप चैप्टर जो है ना, ये थोड़ा वाइड है, लेकिन अगर ये कर लिया ना तो इसका चैप्टर नंबर 8 और 9 वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। मतलब वो पूरा खेल इंटीग्रेशन का। आप ये समझ लो, अगर आपका चैप्टर 7 स्ट्रांग हो गया तो 8 और 9 आपको लल्लू लगेंगे बिल्कुल। मतलब थोड़ा सीखना पड़ेगा, बाकी सब इंटीग्रेशन खेल है। यानी पूरा इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, 8 और 9 बहुत आराम से निपट जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया 25, हो गया 26, 27। देखो अब 27 को ध्यान से देखो, 29 को देखो। इन दो क्वेश्चन में कुछ खास बात दिख रही ना, ऊपर sin x प्लस cos x है, नीचे sin 2x है, वहां रूट में sin 2x है, ठीक है। अरे यहां पे भी देखो 0 से समथिंग नहीं है, तो यहां पे भी विदाउट प्रॉपर्टी करना है, और ये वाला क्वेश्चन भी π/4 है, तो ये भी विदाउट प्रॉपर्टी करना है। मैंने बोला ना π/2 होगा तब तो वो कन्वर्ट होगा 90 माइनस थीटा में, तब तो चांस है डिनोमिनेटर सेम आ सकता है। π/4 में तो a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो इतना तो क्लियर है कि इसमें और इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगनी, डायरेक्ट सॉल्व होने हैं। और जो बीच में देख रहा है वो भी बिना ही प्रॉपर्टी का है। लेकिन आप खुद सोचो, क्या ये दो क्वेश्चन सेम से हैं, ठीक है। अब ऐसे 50 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जिसमें ऊपर sin x प्लस cos x होगा, नीचे sin 2x, ये तो रूट में लिखा होगा। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि ऊपर sin x प्लस cos x होगा और नीचे रूट में 1 प्लस sin 2x होगा, या फिर 4 प्लस sin 2x होगा, या 2 कर दोगे, कभी ये रूट हटा दोगे। मतलब कहने का मतलब है sin 2x नीचे होगा, चाहे जिस फॉर्म में हो। या ऐसा भी हो सकता है ऊपर माइनस भी हो सकता है, यानी sin x माइनस cos x भी हो सकता है। तो इस पर ढेरों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब मेरी ट्रिक सुन लेना क्या है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ऊपर दिया हुआ है, जैसे sin x प्लस cos x दिया है ना 27 में, π/6 π/3 है, और ये sin x प्लस cos x अपॉन स्क्वायर रूट में sin 2x है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें sin x प्लस cos x ऊपर है, नीचे sin 2x का टर्म किसी भी फॉर्म में आ रहा है, चाहे रूट में या स्क्वायर में, किसी भी फॉर्म में, तो आप ऊपर वाले टर्म के अपोजिट साइन को टी लेना। अपोजिट साइन मतलब अगर ऊपर प्लस है तो आप sin x माइनस cos x को टी लेना, ठीक है। और अगर ऊपर माइनस होता तो हम sin x प्लस cos x को टी लेते हैं, यानी जस्ट अपोजिट को। ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। अब चलो, जब टी लेते तो डिफरेंशिएट करते हैं। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन होगा तो ये प्लस कर देगा, और ये dt/dx, तो dx को इधर भेज दो, तो ये बन गया cos x प्लस sin x और मल्टीप्लाई में ये dx इजिकल टू dt, यही तो आएगा। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो dt से रिप्लेस हो गया। अब नीचे प्रॉब्लम आएगी, नीचे कैसे रिप्लेस करें। तो नीचे रिप्लेस करने के लिए क्या करना होता है, मैं कर देता हूं पहले। आपने जो ये t लिया ना, इसका स्क्वायर बोथ साइड कर दो, यानी कि sin x माइनस cos x जो आपने t लिया है इसमें कर दो स्क्वायर बोथ साइड। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी 2 sin x cos x इक्वल टू टी स्क्वायर।
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन 2x यहाँ से कितना आएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, क्या ये 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। अब कर दो सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये तो डी टी से रिप्लेस हो गया था, और साइन 2x के लिए हमने निकाल लिए 1 माइनस टी स्क्वायर। अगर आपने ये टी में कर लिया तो लिमिट भी टी की होनी चाहिए, तो यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो हमने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लिया था, तो चलो लोअर लिमिट रखते हैं पहले π/6, तो साइन π/6 माइनस कॉस π/6 कितना आएगा, साइन 30 कितना होता है 1/2, और ये कॉस 30 माइनस का √3/2, तो ये लोअर लिमिट आ गई इसकी बड़ी खतरनाक सी, 1/2 माइनस का √3/2, ठीक है। अच्छा जी, अब अपर लिमिट रख लो, यानी कि अपर लिमिट क्या है π/3, यानी साइन π/3 कॉस π/3, तो टी कितना आएगा, साइन 60 √3/2 और कॉस 60 1/2, यानी अपर लिमिट आएगा √3/2 माइनस का 1/2, ये देख लो इतना, ठीक है। अब अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया इसको, मतलब आपने इंटीग्रेट कर लिया इसको तुरंत ही, और ये लिमिट रखी है, तो थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, खतरनाक टाइप की। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, तो इस नंबर में और इस नंबर में एक रिलेशन दिख रहा है ना, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये भी √3/2 पॉजिटिव बन जाएगा और 1/2 नेगेटिव, और ये भी √3/2 माइनस 1/2 तो है ही पहले से, और ये dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर है। अब ये कुछ जानी पहचानी प्रॉपर्टी लग रही है क्या, देखो अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी शुरुआत में, क्या अब लग रही है कोई प्रॉपर्टी, मैं याद दिलाता हूं, -a से a वाली प्रॉपर्टी याद है कुछ, तो इसमें क्या होती था प्रॉपर्टी, एक आंसर 0 होता था और एक आंसर ट्वाइस हो जाता था और लिमिट 0 से a बन जाती थी, यानी माइनस वाला हट जाता था, याद आया कुछ। लेकिन ये तब होता था जब हमारा इवन फंक्शन हो, f(x) कैसा हो, इवन फंक्शन, और 0 कब होता था, जब f(x) एक ऑड फंक्शन हो। तो देखो ऊपर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो फंक्शन हमारा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर है। तो अगर आप डायरेक्ट देखो, इंटीग्रेशन तो इसका आसान है, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स का है ये, तो इंटीग्रेशन तो आसान है। अगर आपने इंटीग्रेशन मतलब कर लिया और फिर ये अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखा तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहेगी। क्यों ना हम इस वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लें, चेक कर लें कि हमारा जो फंक्शन है टी के फॉर्म में फंक्शन है कितना, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। क्यों ना हम पहले चेक कर लें कि ये फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन हुआ तो 0 से a हो जाएगा, ऑड हुआ तो 0 हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं तो कैसे इवन ऑड देखते थे, याद है, x को रिप्लेस करते थे -x से, तो यहाँ पे -t से रिप्लेस कर दो, -t से रिप्लेस कर दिया, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, तो क्या ये सेम आ गया, यानी ये इवन फंक्शन है, कैसा है, इवन। और अगर ये इवन फंक्शन है तो इसका मतलब ये लिमिट 0 हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगा 0 से √3/2 माइनस का 1/2 और 1/√1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स t होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ, पहले अपर लिमिट रख दो, तो साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2 माइनस लोअर लिमिट रख दो, यानी साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 होता है तो आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स, और यहाँ पे अगर 2 एलसीएम ले लिया जाए तो √3 माइनस 1, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, तो ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, यही आ रहा है आंसर। तो समझ में आया, तो प्रॉपर्टी कभी कभी बीच में लग जाती है, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो इस जैसा तो हम सेम ये वाला करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले तो हमें 28 दिख रहा है, और रूट वाला क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन था, रैशनलाइज करते हैं, वैसे ही करेंगे इसको। तो इसमें हम इसको इरेज करते हैं, ये नोट कर लो। चलो 28 में हमें दे रखा है 0 से 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट, अब इसको dx को थोड़ा दूर लिख लो, ऊपर लिख लो 1 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस √x इस तरीके से है, और dx है, दूर लिख लिया क्योंकि हमें अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यानी कि √1 + x
प्लस रूट एक्स रूट 1 प्लस एक्स रूट एक्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 0 से 1 रूट 1 प्लस एक्स प्लस का रूट एक्स, नीचे क्या लग रहा है a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, dx, तो 0 से 1 रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, इस रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, इस रूट का स्क्वायर x हो जाएगा, तो x x कट गया, तो क्या फाइनली ये आ गया 0 से 1 रूट 1 प्लस एक्स प्लस का रूट एक्स। अब दो टर्म है, अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, और फिर अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, बस वही तो करना है। तो एक 0 से 1 हो गया रूट 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, एक हो गया 0 से 1 रूट एक्स का इंटीग्रेशन। ये तुम्हारा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है बेसिकली। ठीक है, 0 से 1, ये तुम्हारा x की पावर 1/2 है 0 से 1। चलो पुट करते हैं, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 यानी 3/2 आएगा, 3/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, ऐसे ही तो आएगा। अब ये 3/2 ऊपर जाएगा 2/3, और 2/3 एक कांस्टेंट नंबर, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन से अलग कर सकते हैं, यानी 2/3 बाहर कर लो, थोड़ा आसान रहेगा ना कैलकुलेशन। तो 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट, सेम चीज़ यहाँ पे भी बाहर कर लो, तो x की पावर 3/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 2/3, अपर लिमिट 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 की पावर 3/2, 0 रखोगे तो 1 की पावर कुछ भी होगा 1 ही रहेगा, तो बीच में -1 आएगा ना, क्योंकि देखो 0 रखोगे तो 1 आएगा ना, 1 की पावर तो 1 ही आएगा, प्लस का 2/3, अपर लिमिट रखोगे 1 की पावर कुछ भी होगा 1, और ये 0 हो जाएगा, तो इतना ही आएगा। पहले इतना नोट करो, फिर मैं कॉमन लेता हूं। तो 2/3 मुझे कॉमन दिख रहा है ना, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ये वाला टर्म 2 की पावर 3/2 -1, यहां 2/3 कॉमन ले लिया तो ये प्लस का 1, तो अच्छी बात है, ये तो कट गया, तो 2/3 इंटू 2 की पावर 3/2। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके दे रखा होगा, तो कैसे सिंप्लीफाई होगा देना, 2 इंटू 2 की पावर 3/2 क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1/2, ऐसे तो लिखोगे, क्योंकि 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। तो इसको ब्रेक करके कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2 अपॉन 3, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होती है, तो 4 हो गया, और ये √2 हो गया अपॉन 3, यही आ रहा है क्या, हाँ 4√2 अपॉन 3, नोट कर लो इसको, 28 का ही आ रहा है एनसीईआरटी आपके पास। देखो मैं हमेशा एनसीईआरटी रखता हूँ, आपने देखा ही होगा जब से आपने पढ़ाई की है इंटीग्रेशन में या किसी भी चैप्टर में। तो इसका आंसर आ गया 4√2 अपॉन 3, नोट कर लो इसको। फिर नेक्स्ट करते हैं 29। तो 29 जो है वो हमारा 27 जैसा बिहेव करेगा, तो करते हैं इसको भी। देखो तो यहाँ पे हमारे पास अब रूल तो सेम है 29 को करने का, फंडा मैंने 27 जैसा बता दिया है। क्या मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा भी, 0 से π/4 है और sin x प्लस cos x है अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x है और dx है। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाया था कि अगर नीचे sin 2x का टर्म है, ऊपर sin प्लस cos है, तो ऊपर वाले का अपोजिट साइन t लेना है, यानी कि sin x माइनस cos x को हमें t लेना है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, sin का cos x, cos का माइनस साइन होगा तो प्लस हो जाएगा dt/dx, तो dx को इधर भेज दो, यानी cos x प्लस sin x जो है dx वो रिप्लेस हो जाएगा dt से। ठीक है, ये तो dt से रिप्लेस हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इस वाले का होल स्क्वायर करके sin 2x के लिए निकालनी है t के टर्म में। ये कैसे निकलेगा, इसको स्क्वायर करके, जो हमारे पास sin x माइनस cos x है ना t, तो अगर हम इसमें स्क्वायर कर लें बोथ साइड तो आ जाएगा sin 2x। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू टी स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 2 sin x cos x sin 2x होता है इक्वल टू टी स्क्वायर। ये इधर गया तो 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया sin 2x, यानी sin 2x के लिए क्या आ गई, ये आ गई। चलो अब सब्स्टिट्यूट कर दो सब कुछ।
तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0 से π/4, चलो लिमिट बाद में चेक कर लेंगे, पहले ये करते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये डी टी है, ठीक है, डी टी अपॉन 9 + 16 ब्रैकेट साइन 2x की वैल्यू हमारी है 1 - t²। अब देखो लिमिट रखते हैं, 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, यानी -1 आएगा, तो लोअर लिमिट तो आ गई -1। π/4 रखोगे तो साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2 कट के 0 आ जाएगा, ये तो लिमिट आ गई -1 से 0। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करूं तो -1 से 0 dt अपॉन 9 + 16 - 16t², तो dt अपॉन 25 - 16t को हम 4t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो -1 से 0 dt अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 4t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, 1/a² - x² का, और क्या होता था इसका फॉर्मूला 1/2a log a + x अपॉन a - x, ये होता था फॉर्मूला। अब लेकिन यहाँ पे जो x है ना वो 4t है, ये ध्यान रखना, देखो ये कांस्टेंट है, ये x है, तो हम क्या इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपने मेरे पूरे लेक्चर देख रखे हैं और मैंने खूब एक्सप्लेन करा है कब डायरेक्ट लगा सकते हो। 4t का अगर माइंड में डिफरेंशिएशन करें t के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट टर्म 4 आएगा, लगा सकते हो। तो जहां जहां x है वहां पे आप 4t लिखोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखोगे, जब ये पूरा फॉर्मूला लग जाएगा तो जो t का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो कि कैसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं? आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लगा लेते हो कि नहीं, ठीक है। चलो लगा दें फॉर्मूला, 1/2a, 2a, a कितना है 5, log a + x यानी कि 5 + 4t अपॉन 5 - 4t, ये पूरा फॉर्मूला लग गया। एक चीज और है कि ये जो फॉर्मूला लगा है इसमें हमें डिवाइड करना होगा, यानी कि 1/4 करना पड़ेगा। अब डिवाइड कैसे करें, नीचे लिखोगे 4, इसका मतलब है 1/4 करना, ये पूरा हो गया। अब ये लिमिट है, अब देखो ये पार्ट तो पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो लिमिट का रूल जो है वो इसमें रहने वाला है, तो 0 और -1 इधर लगा देते हैं। अब कर देते हैं इसको सॉल्व, कितना आ रहा है देखो, तो 5 × 2 = 10, 10 × 4 = 40, तो 1/40 तो ये आ गया भाई ब्रैकेट। अब 0 रखो, log mod, तो पहले अपर लिमिट रखा तो 5 + t को 0 रखा तो ये 0, 5 - 0 माइनस log 5, t को अगर -1 रखा, यहां पे भी -1 रख दो, ब्रैकेट क्लोज, तो 1/40, ये log 5/5 यानी log 1 हो जाएगा, माइनस log 5 - 4 1 अपॉन ये प्लस का 4 हो जाएगा, यानी 9 आ गया, तो 1/40, log 1 की वैल्यू 0 होती है। अगर आपको याद हो मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, अगर नंबर का रेसिप्रोकल करते हो तो माइनस बाहर आता है, तो बाहर आएगा तो ये प्लस कर देगा और ये log 9 बन जाएगा, तो 1/40 log 9, ये हमारा आंसर आया। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। लेकिन हो सकता है अगर ये सब्जेक्टिव में हमारा बिल्कुल एनसीईआरटी से मैच कर गया, लेकिन मान लो ऑब्जेक्टिव होता तो एक आंसर और हो सकता है 1/40। क्या हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? और हमें यह भी पता है कि हम 2 को पहले लिख सकते हैं, तो ये 1/20 log 3 भी तो आ सकता है, लेकिन बुक में फिलहाल ये दे रखा है। आप चाहो तो बोर्ड एग्जाम में ये आंसर भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, फुल मार्क्स तब भी मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव होगा तो हो सकता है ये वाला दे दें, तो इस बात का ध्यान रखें। क्लियर हो गया 29 क्वेश्चन पक्का? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में 29 था ना लास्ट, 30 में हमारे पास लिमिट है 0 से π/2 sin 2x और tan इनवर्स sin x। देखो सीधी बात है, जब लॉग होता है और लॉग के अंदर कुछ होता है या इनवर्स के फंक्शन के अंदर कुछ होता है, हम उसी के अंदर वाले पार्ट को टी लेते हैं, क्योंकि वो इंटीग्रेट हो नहीं पाएगा। tan इनवर्स sin x इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, आपको अंदर वाले पार्ट को टी लेना ही पड़ेगा। तो अगर कोई sin x को टी लेगा तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो sin x का डिफरेंशिएट cos x आएगा और यहाँ dt/dx आएगा,
तो यानी cos x होना चाहिए कहीं। तो एक काम करो, sin 2x का फॉर्म लगा दो, 2 sin x cos x। आ जाएगा cos x के? नहीं आ जाएगा। अब काम हो जाएगा हमारा। तो जो हमने sin x को t लिया तो cos x आया dt बाई dx, यानी cos x dx कितना आ गया dt। तो इसका मतलब जो cos x है और ये dx है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये तो बन गया dt। 2 sin x t यानी 2t tan इनवर्स और sin x t है। कितना सिंपल हो गया ये। अब लिमिट लगा लो, 0 पे 0 और पाई बाई 2 पे sin 90 कितना होता है 1, 2 बाहर कर दो और tan इनवर्स t को पहले लिख लो और t को बाद में कर दो। अब आप चिल्लाओगे कि सर क्यों कर रहे हो ऐसा। अरे भैया बाई पार्ट लगाना पड़ेगा ना, इनवर्स फंक्शन है और ये अलजेब्रा है और आइलेट के अकॉर्डिंग चिल्लाना नहीं है, इनवर्स फंक्शन पहले आता है, ठीक है। चलो अब वो बाई पार्ट सर भूल गए, लो भैया लिख लो, यू वी डी वी, यू बाहर आया v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। याद आया कुछ? चलो लगाओ फॉर्मूला, 2 बाहर है ब्रैकेट लगा लो प्रॉपर, u बाहर यानी tan इनवर्स t बाहर, फिर v का इंटीग्रेशन, अब थोड़ा कर लें डायरेक्ट, t का इंटीग्रेशन यानी t स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन, तो क्या 1/1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, t का इंटीग्रेशन यानी t स्क्वायर बाई 2 और ये dt। ध्यान से कर लो, वीडियो पॉज करके खुद से करो। देखो u बाहर, v का इंटीग्रेशन तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर बाई 2, ऐसे इधर हो गया। अब वो लिमिट तो बाद में लगा ही लेंगे, चलो सॉल्व करने के बाद 1 0 लिख दिया, चलो मैंने, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस, अच्छा ये 2 है, अच्छा चलो 2 बाहर करते हैं, 1/2, ये बचा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब ये 2 है और ये 2 है, कांस्टेंट को बाहर कर दो और वैसे भी 2 बाहर है, कट जाएगा ना, तो बवाल खत्म हो थोड़ा सा, tan इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर माइनस ये 2 और ये 2 मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कई बार स्ट्राइक नहीं करता है, मैंने बोला भी है इंटीग्रेशन क्या है ना, स्ट्राइक करने का गेम है, स्ट्राइक कर गया बहुत बढ़िया, नहीं करा तो बस खेल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो इतना नोट करो, अब समझ में नहीं आएगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। तो इसके लिए क्या है, देखो 1 प्लस टी स्क्वायर है नीचे, ऊपर टी स्क्वायर है, 1 ऐड कर दो और 1 सब्सट्रैक्ट कर दो ऊपर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखना, चलो इसको उस पर ले लेते हैं स्क्रीन पे। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर और माइनस समथिंग ये दे रखा है, तो इसमें मैंने बोला ये तो चलो ठीक है, अरे तो ये तो ठीक है, चलो tan इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर ये ठीक है। इस वाले में टी स्क्वायर प्लस 1 कर लो, एक ब्रैकेट में -1 अलग कर दो, 1 ऐड करा 1 सब्सट्रैक्ट और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है डी टी, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अब सेपरेट डिवाइड करूं तो tan इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर माइनस, सेपरेट डिवाइड जब करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 अपॉन, इसमें जब डिवाइड होगा 1 में तो 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट लगा लो डी टी, अपर लिमिट लोअर लिमिट। देखो ये स्टेप तो कितना आ गया, देखो tan इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा dt के रिस्पेक्ट में और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होगा tan इनवर्स t, क्या होगा tan इनवर्स t होगा, और ये वाला ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, नॉर्मल वाला ओपन ब्रैकेट, ठीक है, 1 0। अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो tan इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस का tan इनवर्स t, ये आ गया, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अब रख दो अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो चलो पहले अपर लिमिट रखते हैं, tan इनवर्स 1 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1, ये अपर लिमिट आ गया, बीच में माइनस
जब लोअर लिमिट रखोगे सब जीरो आएगा, क्यों? टी जीरो रखा, ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, और टेन इनवर्स जीरो भी जीरो होता है, तो ये तो जीरो आ गया। टेन इनवर्स 1 क्या होता है? π/4, ये माइनस का 1 और ये भी π/4, तो π/4 π/4 2π/4 हो जाएगा, माइनस का 1 यानी π/2 माइनस का 1। 30 वाले का देखते हैं आंसर क्या आ रहा है भाई। 30 का आंसर आ रहा है π/2 माइनस 1, बिल्कुल यही आ रहा है आंसर। ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट करते हैं। तो मतलब कैलकुलेशन तो देखो करनी है, इसी में थोड़ा बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस रखो और थोड़ा प्रैक्टिस खुद से करो, मतलब खुद से कैलकुलेशन करें। ये नहीं कि टीचर कोई करवा रहा है, मेरा लेक्चर देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, कि उसकी कैलकुलेशन रटने की कोशिश कर रहे हो। आप खुद से करोगे, हो सकता है आपको 1 घंटा लग जाए किसी दिन, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कैलकुलेशन कर ले जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो नेक्स्ट जो 31 है, मॉड पे बेस्ड क्वेश्चन है और प्लस का साइन लगा है, माइनस का भी हो सकता था। इसको करने के 2 तरीके हैं। क्या? एक तो इस प्लस के होने की वजह से आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, यानी 1 से 4 मॉड x माइनस 1 dx, ठीक है, 1 से 4 मॉड x माइनस 2 dx, और फिर 1 से 4 मॉड x माइनस 3 dx। और आपको याद हो, इतना तो आप सॉल्व करना है, मान लो ये छोड़ दो, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन छोड़ो, आपने इतना तो सॉल्व करना सीख रखा है ना, कैसे नंबर लाइन बनाओगे, इस मॉड को ब्रेक करोगे, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसे इसको समझ में आ रहा है। जैसे मैं चलो इसको बताऊं कैसे करोगे। आप पहले इसके बारे में कैसे करोगे कि मॉड x माइनस 1 के बारे में सोचोगे, क्या ये पॉजिटिव से ब्रेक होगा और ये नेगेटिव से ब्रेक होगा। कब? जब x की वैल्यू मतलब x माइनस 1 0 से बड़ा होगा और x माइनस 1 0 से छोटा होगा, यानी कि x जो है 1 से बड़ा होगा और x 1 से छोटा होगा। यानी नंबर लाइन बनाऊं तो 1 ये है, तो 1 से बड़े पे पॉजिटिव होगा और 1 से छोटे पे नेगेटिव। अब तुम्हें 1 से 4 पे बात करना है, तो 1 से 4 तो ये डायरेक्टली कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी इस मॉड को आप डायरेक्टली हटा सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे इसको करो, फिर इसको कर लो और इसको कर लो। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका ये है कि इन तीनों मॉड को हम एक साथ ब्रेक कर सकते हैं। क्या? एक साथ, प्लस माइनस जो भी है इसी लिमिट के साथ कैसे हम एक साथ ब्रेक करें। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? क्या एक तरीका समझ में आ गया कि इसको एक सेपरेट क्वेश्चन समझ लो और मॉड को जैसे मैंने ब्रेक करना सिखाया, आपने सीख लिया है। अगर शुरुआत के मुझे लगता है कौन से क्वेश्चन थे, अगर 7.10 की बात करूं, जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन थे, शायद 6 या 7 जो भी क्वेश्चन होगा, जो मॉड वाले, और एक लास्ट में भी था मॉड वाला। तो अगर आपने वो समझ लिया था तो आप वैसे ये वाला पार्ट ऐसी, फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो। तो एक तरीका तो ये है, और आप निकाल के देखना। तभी मैंने कहा ना, जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, लेकिन करो, मुझे पता है मैं बोल दूंगा फिर नहीं करोगे, लेकिन कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं उस वाले पार्ट पे जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें ये करना है कि एक साथ सॉल्व करना सीखना है। इस मॉड को कैसे ब्रेक करते हैं। आप बुक में जब देखोगे ना तो वो डायरेक्ट लिखते हैं कि x की वैल्यू 1 से 3 ऐसे करके कुछ लिख देंगे, 2 से 3 पे ऐसे लिख देंगे कुछ। तो वो चीज़ आती कैसे है वो आप इस क्वेश्चन से सीख लो। ठीक है, इस क्वेश्चन से मतलब आप मॉड को ब्रेक करना भी सीख लो, कंटिन्यूटी में भी काम आ जाएगा कि भाई आप ये छोड़ो लिमिटेड है, ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, आप तो ये 3 मॉड जो आपको दिख रहे हैं, यानी कि इस फंक्शन को आप तो बेसिकली इस फंक्शन को ब्रेक करना सीखो। ठीक है, ये मत सोचो ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन है किसका है, आपको ये फंक्शन ब्रेक करना आना चाहिए। यानी कि मेरा कहना मतलब ये है कि ये जो मॉड है, यानी x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3, ये ब्रेक कैसे होगा, मतलब ये मॉड कैसे ब्रेक होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो ध्यान समझो, ये बुक में आपको नहीं मिलेगा जो तरीका बता रहा हूँ ब्रेक करने का। आपको 3 लाइन बनानी है। अब 3 लाइन किसके लिए? एक मॉड x माइनस 1 के लिए, और एक मॉड x माइनस 2 के लिए, और एक मॉड x माइनस 3 के लिए। ठीक है, ये मॉड कैसे डिसाइड होता है? पॉजिटिव नेगेटिव सिंपल है, अंदर वाले पार्ट को माइंड में 0 कर दो। तो x माइनस 1 को अगर आपने 0 करा तो x कितना आएगा? 1। तो इसका मतलब ये 1 के बाद
पॉजिटिव होगा ये मॉड, और 1 से पहले नेगेटिव होगा। अगर मुझे इस मॉड को ब्रेक करना हो तो 1 के बाद हम पॉजिटिव से ब्रेक करेंगे और 1 से पहले नेगेटिव से, ठीक है। ऐसे इसको 0 करोगे तो 2 आएगी x की वैल्यू, तो 2 के बाद पॉजिटिव होगा तो 2 से पहले नेगेटिव होगा, 3 के बाद ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और 3 से पहले ये नेगेटिव होगा। अब 1 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ 2 पे कर लो जिससे इंटरवल डिवाइड हो जाए, और 3 पे कर लो। 1 2 3 ये 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 1 2 3। अब आपको इजीली दिख रहा है ये वाला जो मॉड है वो 1 से 2 में भी पॉजिटिव से ब्रेक होगा, 2 से 3 में भी और 3 से आगे भी जो भी है। ये वाला जो मॉड है वो 1 से 2 में नेगेटिव है, 2 से 3 में पॉजिटिव है, 3 से आगे जो भी है पॉजिटिव है। ये वाला मॉड 1 से 2 में भी नेगेटिव है, 2 से 3 में भी नेगेटिव है और 3 से 4 में पॉजिटिव है। तो आपको ये देखना आपको लिमिट कहाँ से कहाँ निकालनी है, आपको तो 1 से 4 निकालनी है। तो 1 से 4 आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, आपको बताना पड़ेगा कि x की वैल्यू पहले 1 से 2 है, फिर 2 से 3 है और 3 से फिर आगे 4 है। तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब क्या, आपको बताना पड़ेगा एक बार x की वैल्यू 1 से 2 ली है आपने, अब बुक में ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, आपने x की वैल्यू 1 से 2 ली है, x की वैल्यू आपने 2 से 3 ली है और एक वैल्यू आपने x की 3 से 4 ली है, ऐसे। अच्छा, इक्वल टू कहाँ आता है, जहाँ पे x ग्रेटर देन होता है, तो x ग्रेटर देन है यहाँ पे 1 तो यहाँ पे इक्वल टू होता है, लेस देन वाले पे इक्वल टू नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर तो यहाँ इक्वल टू आएगा, यहाँ पे इक्वल टू आएगा। आपको पता होगा मॉड x जो होता है जब x 0 से बड़ा और इक्वल यानी ग्रेटर वाले पे इक्वल लगता है, ठीक है। एक चीज ये समझने वाली होगी, यानी इस मॉड को यानी इस फंक्शन को ब्रेक करने के लिए इसको मैं 3 पार्ट में लिखना पड़ रहा है। क्या लिखना पड़ रहा है, 3 पार्ट में, और बुक में ऐसे 3 लिखा होता है। हाँ, हमें समझ में नहीं आता ये 3 कहाँ से लिख दिए, ये 3 कहाँ से लिख दिए। चलो अब लिखते हैं। अच्छा, एक लाइन बना देता हूँ, एक हम इसके लिए लिख रहे हैं, नहीं तो फिर अब हौच पौच हो जाएगा ना, एक इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है। अच्छा, तो 1 से 2 के लिए ध्यान से देखो, इस वाली ये चीज आपको किसी बुक में नहीं मिलती है। 1 से 2 के लिए ये वाला जो मॉड है, पहला वाला मॉड है, वो पॉजिटिव से ब्रेक करना है, यानी ये मॉड पॉजिटिव से ब्रेक हो गया इधर x माइनस 1। फिर क्या है, 1 से 2 में ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी इन दोनों को नेगेटिव से ब्रेक करो, तो माइनस का x माइनस 2 माइनस का x माइनस 3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब चलो 2 से 3 आ जाओ, 2 से 3 में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव से ब्रेक होंगे और तीसरा वाला नेगेटिव से है। बुक में ये डायरेक्ट चीज लिख देते हैं तो यही दिक्कत हो जाती है। और 3 से 4 यानी 3 के आगे ये तीनों ही पॉजिटिव हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। क्या आप लोग समझ गए कैसे ब्रेक होता है? बुक में आपको ये ऐसे मिलता है। ये चीज़ आप चाहे रफ वर्क में कर लो, फेयर में भी कर दोगे, कौन गलत कर रहा है? सही चीज़ को थोड़ी ना कुछ गलत करेगा कोई, ठीक है। तो अब फिलहाल मैं अभी समझाने के लिए था, ये मैं रेश करता हूँ और अब हमने सारा काम कर लिया है। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या फिर आप सीधा अब इंटीग्रेशन करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन 1 से 4 आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हो क्योंकि हमें इंटरवल मिल चुका है, तो आप पहले 1 से 2 लगाओगे इंटरवल और ये चीज लिख दोगे, x माइनस 1 माइनस का x माइनस 2 माइनस का x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज dx। एक इंटीग्रेशन हमें ये सॉल्व करना है, प्लस फिर क्या लिखोगे 2 से 3 के लिए, तो 2 से 3 का ये आ जाएगा, होता ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन ब्रेक हो सकता है, अगर मान लो 1 से लेके हमें बहुत ज़्यादा तक जाना है तो आपको देखना पड़ेगा इसका बिहेवियर कितना है, इसका बिहेवियर कितना है, मतलब ऐड कर करके। अब 2 से 3 में क्या है, ये वाला लिख दो फंक्शन x माइनस 1 x माइनस 2। अभी आपको टफ लग रहा है, अभी बहुत इजी हो जाएगा देना dx, प्लस फिर 3 से 4 में सारे पॉजिटिव थे, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। अभी आपको देखने में लग रहा है बहुत टर्म है, अरे बहुत टर्म नहीं है, इसको सिंप्लीफाई में कर देता हूँ ना, x माइनस 1 माइनस का x प्लस 2 माइनस का x प्लस 3। तो देखो x से x तो कट ही गया ना, तो यहाँ कितना आएगा 1 से 2 3 प्लस 2 5 5 माइनस 1 4। लो ये तो 4 माइनस x बचा, बस खत्म हो गया। तो लग ही रहा था देखने में। यहाँ पे देखो कितना आएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस का x प्लस 3।
यहाँ से भी एक्स एक्स कट गया तो कितना आएगा देना 2 से 3 में ये तुम्हारा हो गया 3 + 3 - 3 लो 3 - 3 0 हो गया, सिर्फ x बचा भैया। ये तो वर्क सिंपल हो गया dx। और यहाँ पे ये थोड़ा सा सब ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो x x x 3x हो जाएगा, 3 2 5 1 6 यानी 3x - 6 हो गया dx। ठीक है, अब कर लो इंटीग्रेशन और फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। 4 कंडीशन 4x होता है और x का x²/2, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, x कंडीशन x²/2 अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2। इसमें चाहो तो 3 बाहर कर लो या नहीं भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू एक्स कंडीशन x²/2 माइनस 6 का हो जाएगा 6x, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 3। अब इससे आंसर निकाल लेते हैं। चलो पहले 2 रख दो, यानी 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 एक ब्रैकेट में माइनस 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारी अपर लिमिट, माइनस 1 पुट करोगे तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी 1/2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस इधर रखोगे 3²/2 माइनस 2²/2 ब्रैकेट क्लोज, 3 इंटू 4 रखो 4²/2 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6 इंटू 3। थोड़ी कैलकुलेशन देखो करनी पड़ेगी। तो 4 2 जा 8 माइनस ये 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस 4 माइनस 1/2 कितना आएगा देखो 8 माइनस 1 7/2 ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट का थोड़ा प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। ये 9/2 माइनस 2 इसका आ गया प्लस, और ये भी प्लस है बीच में। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16/2 8, 8 इंटू 3 24। अच्छा ये 24 ये तो 0 हो गया, क्या बात है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27/2 माइनस का 18। तो देखो कितना आ रहा है, करते जाओ भाई। देखो 6 माइनस 7/2 लगेगा कभी कभी कि गलत हो रहा है और कभी कभी हो भी जाता है, ठीक है, तो लेकिन करते जाओ। प्लस 2 एलसीएम लिया 9 माइनस 4, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा रहती है इसमें, और ये प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 एलसीएम लिया तो 27 माइनस 36, तो ये कितना आएगा, 2 अगर एलसीएम लिया तो 12 माइनस 7, ये हो गया 5/2 माइनस 36 में 27 जाएगा, माइनस का 9 आएगा और ये प्लस का 9 हो जाएगा 9/2। तो अगर हम 2 एलसीएम ले लें तो ये 5 प्लस 9 तो 19/2। बड़ी मेहनत से करा है, देख लेते हैं सही आया है कि नहीं आया। और क्या बात है, 31 का आंसर है 19/2 करेक्ट आया है। मज़ा आ जाता है ना, कहा ना, जब इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर सही आ जाए ना, क्रॉस चेक भी ना करना पड़े कहाँ गलती कर दी, अलग ही लेवल की खुशी मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मॉड ब्रेक करना समझ में आ गया हो, और कैलकुलेशन तो आपने मेरे साथ करी ही होगी, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन खुद से करना, ज़्यादा सीखोगे, कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड होगा, आप इंटीग्रेशन को अच्छा से कर पाओगे। नहीं तो ये चैप्टर बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है, ठीक है, या आप डिसाइड करवाओगे कि आपको कैसे करना है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा इंटीग्रेशन भी एंड हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।